साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हिंदी गद्य की क्लास नंबर 2 यानी दूसरी कक्षा। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हिंदी गद्य का व्यवस्थित स्वरूप हमें 19वीं शताब्दी यानी भारतीय युग से देखने को मिलता है। भारतीय युग से पूर्व राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य के रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी एक समृद्ध परंपरा नहीं रही है। साथियों राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य पर चर्चा करने से पूर्व आवश्यक है कि हम आदिकालीन हिंदी यानी आप उसको जो पुरानी हिंदी कह सकते हैं, पुरानी हिंदी का जो गद्य का स्वरूप है उस पर कुछ चर्चा करें। उसमें पुरानी हिंदी में जो गद्य रचनाएं हैं उस पर भी बात करें। चूँकि आगे जो क्रमिक विकास हुआ है गद्य का, तो निश्चित रूप से जो पुरानी हिंदी का गद्य है वो उसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। तो आज के वीडियो में हम आदिकालीन हिंदी गद्य, यहाँ देखिए हमने प्रकरण लिख रखा है, आदिकालीन हिंदी गद्य पर हम चर्चा करेंगे। आदिकालीन हिंदी गद्य की जो रचनाएं हैं उनमें कई ऐसी हैं जो गद्य पद्य मिश्रित हैं, लेकिन जो गद्य के रूप हैं उनको उदाहरण के माध्यम से कौन सी रचनाएं हैं और उनमें गद्य का नमूना क्या है उस पर तेजी से चर्चा करते हैं। साथियों आदिकालीन गद्य में 4-5 मुख्य रूप से रचनाएं हैं कई रचनाएं जो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन 4-5 रचनाओं पर आइए। हमने चूँकि उसके नमूना की भाषा थोड़ा सा भ्रंश है तो उसको हमने लिख लिया है जिससे असुविधा न हो। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं पहली रचना आदिकालीन हिंदी गद्य, जैसा मैंने प्रकरण लिख रखा है आप देखिए। आदिकालीन हिंदी गद्य की साथियों पहली रचना जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा, कुवलय माला कथा साथियों ये 9वीं शताब्दी की रचना है। कब की? बहुत यहाँ आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी तथ्य हैं, जो भी तथ्य लिखे हैं वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप नियमित रूप से परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहते हैं और आप देखते होंगे कि यह सब क्या है, यह सब तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से प्लीज देखिए। तो कुवलय माला कथा साथियों इसका रचना काल क्या है? 9वीं शताब्दी। ठीक है, क्योंकि यह जो आदिकालीन हिंदी गद्य की रचनाएं हैं इनका एक निश्चित वर्ष जो है उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है विद्वानों के लिए। तो उस समय जो राजा होता था, उस समय के जो साक्ष्य मिलते थे, किसी राजा का वर्णन मिलता था, उसका क्या समय होता था, तो एक अनुमानित समय इसका है 9वीं शताब्दी। कुवलय माला कथा का 835 विक्रमी के आसपास इसको माना जा सकता है। आप इसको यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 835 विक्रमी के आसपास। ठीक है, इसके रचनाकार उद्योतन सूरी, बहुत ध्यान से देख लीजिए। कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी है। साथियों इस कृति में तत्कालीन बोलचाल की भाषा का एक नमूना आप देखिए। इसमें कह रहा है, देखिए जो नमूना, भो भो भट्ट उत्ता, भो भो भट्ट उत्ता तुम्हें रयाड़ राजकुले वृत्तांत। तो देखिए जवाब क्या है? तेहि भणियम भण हे व्याघ्र स्वामी कवार्ता राजकुले। जहाँ देखिए पहली लाइन का अर्थ क्या है? अजी भट्ट पुत्रों तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृत्तांत है। भो भो भट्ट उत्ता तुम्हें रयाड़ राजकुले वृत्तांत। अजी भट्ट पुत्रों तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृत्तांत है। तो उन्होंने कहा, ये दूसरी लाइन का अर्थ है, कहो हे व्याघ्र स्वामी क्या वार्ता है राजकुल में। ठीक है, ये कुवलय माला कथा के गद्य का एक छोटा सा नमूना है। अब साथियों चलिए दूसरी रचना पर चर्चा करते हैं आदिकालीन हिंदी गद्य की। यह है राउल बेल। राउल बेल यह 11वीं शताब्दी की रचना है। राउल बेल साथियों 11वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचनाकार रोड या रोडा कवि कहे जाते हैं। रोड या रोडा कवि, किसी पुस्तक में साथ में मिलता है रोड कवि और किसी पुस्तक में रोडा कवि मिलता है। ये दोनों आप जान लीजिए, हो सकता है परीक्षा में रोड कवि पूछा जाए या हो सकता है विकल्प दिया रहे रोडा कवि, तो दोनों आप जानते रहेंगे। कई बार रोड़ा भी लिखा मिल जाता है, ठीक है ना, रोड रोड़ा रोड़ा, तो इसमें बहुत अंतर नहीं है। अगर इस तरह का पूछा जाता है तो असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए।
साथियों यहाँ मूल बात क्या है, यह क्या है, यह प्रेम काव्य है। मूल रूप से क्या है, यह काव्य ग्रंथ है, प्रेम काव्य है। इसका पाठ शिलांकित रूप में मिला है, इसका पाठ शिलांकित रूप में मिला है। यहाँ चूंकि गद्य में इसको हम आपसे इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंत में गद्य का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, अभी एक बड़ी परीक्षा, असिस्टेंट परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन है। यह पूछा गया, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए इस तथ्य को बहुत ध्यान से देख लीजिए कि राउलबेल ने कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। इस लाइन को फिर से आप कोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए कि राउलबेल में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके गद्य का एक नमूना देखते हैं। राउलबेल के गद्य का एक नमूना देखते हैं। इसमें कह रहा है, गौड़ तुम एक को पनु और वर्क। इसका मतलब है कि हे गौड़, तू ही एक भाग्यशाली है। गौड़ तुम एक को पनु और वर्क। हे गौड़, तू ही एक भाग्यशाली है, दूसरा कौन और वर्क। तो अगला लाइन देखिए, को तईम सहूं भई बोली, यानी कौन तुम्हारे सामने भई बोली, यानी भय के कारण बोल सकता है। कौन तुम्हारे सामने भय के कारण बोल सकता है। अब अगली लाइन देखिए, जब पुरु मालव उवेश ही आवंत। फिर जो मालवीयाएं हैं यानी नायिकाएं हैं, उनका उवेश यानी उनका नाम आते ही, आवंत उनका नाम आते ही, कामदेव जाऊं आपड़ा हथियार हूं भूले। कामदेव भी अपना हथियार भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसका नमूना देखा राउलबेल के गद्य का। अब अगली रचना की ओर बढ़ते हैं, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बहुत चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण, चाहे कुबलय माला कथा हो, चाहे राउलबेल हो, चाहे उक्त व्यक्ति प्रकरण हो, चाहे कीर्तिलता हो, चाहे वर्णरत्नाकर हो, यह सभी जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिए। उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसका रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। यहाँ देखिए इसका एक एक शब्द इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पंडित दामोदर शर्मा किसके सभा पंडित थे, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा। इसके रचनाकार कौन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के दामोदर शर्मा। ये किसके सभा पंडित थे, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। 12वीं शताब्दी इसका रचना काल 1145 विक्रम के आसपास माना जाता है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को संस्कृत भाषा, उस समय तत्कालीन समय में जो कानिकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित भाषा थी, तो दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। यानी इसकी रचना राजकुमारों को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए की गई थी। 12वीं शताब्दी इसका समय है और महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने की थी। यह क्या है, यह मूल रूप में एक व्याकरण ग्रंथ है। तो इसका एक गद्य का एक नमूना देखिए, आपको इसके बातचीत की भाषा में ही ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। गांग नहाए धर्म हो, गांग नहाए धर्म हो पापुजा, जस जस धर्म बाढ़ तस तस पाप घाट। जब जब धर्म बाढ़ तब तब पाप हट। साथियों इन पंक्तियों को भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो नमूने हैं, नमूने भी प्राय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको देखने में कोई वो नहीं, बुराई नहीं, इसको देख लेना चाहिए। गांग नहाए धर्म हो पापुजा, जस जस धर्म बाढ़ तस तस पापु घाट। जब जब धर्म बाढ़ तब तब पापु हट, जैसे जैसे धर्म जाम तैसे तैसे पाप खाम। ठीक है, तो साथियों इस पृष्ठ में आपने कुबलय माला कथा, राउलबेल और उक्त व्यक्ति प्रकरण को देखा। अब आइए हम लोग वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता को
को देखते हैं। साथियों, आदिकालीन हिंदी गद्य के अंतर्गत तीसरी और महत्वपूर्ण रचना वर्ण रत्नाकर। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये वर्ण रत्नाकर जो है, वर्ण रत्नाकर, इसका रचना काल जो है ये 14वीं शताब्दी है। मूल रूप से मैथिली गद्य में लिखी हुई रचना है। इसके लेखक रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अभी पिछली टीजीटी में भी ये प्रश्न आया था, बहुत ध्यान से देखिए। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। यह मैथिली गद्य में लिखा गया है। सच में यहाँ यह चीज भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नों की जो पूछने की प्रवृत्ति है वो बहुत गहरी होती जा रही है। तो यह भी जानना महत्वपूर्ण है, इसका जो है संपादन अभी जो हाल में प्रकाशित हुई, सुनीत कुमार चटर्जी ने इसको संपादित करके इसको प्रकाशित कराया है। तो यह भी जान लीजिए कि इसको प्रकाशित किसने कराया है? सुनीत कुमार चटर्जी ने संपादित करके। ठीक है, इसके गद्य का एक नमूना देखिए। यहाँ आपसे बताना चाहेंगे कि यह धीरे धीरे, चूंकि देखिए यह क्या हुआ, हमने 9वीं शताब्दी से चर्चा शुरू की और हम 14वीं शताब्दी तक पहुंच गए। तो धीरे धीरे क्या है, आप देखेंगे कि तत्सम शब्दों के प्रयोग की जो बहुलता, यानी तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति आगे जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिलती है। आपको इस उदाहरण के माध्यम से, इस नमूने के माध्यम से आप देखिए, इस वर्ण रत्नाकर का जो गद्य का नमूना है, तेजी से आइए इसको देखते हैं। उज्जवल कोमल लोहित सम सुंतल सालंकार पंचगुण संपूर्ण, चरण अकठिन सुकुमार गज हस्त प्राय जानु युगल, पीत मांसल कूर्म पृष्ठाकार, श्रोणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति, नाभिक्षीण सुकुमार वलित, तीन गुण समन्वित, पुष्टिग्राह वेकन्य, श्याम सदृश सुकुमार, सूक्ष्म सुगोष दीर्घ, 6 गुणे संपूर्ण कोमलता। ठीक है, तो यह देखिए इस गद्य में आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक शब्द में तत्समता की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। अब आइए आज के हिंदी गद्य के अंतर्गत आज की जो हमारी चर्चा है उसका अंतिम ग्रंथ कीर्तिलता। कीर्तिलता बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह भी मैं बताऊं कि परीक्षा की दृष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रचना काल भी 14वीं शताब्दी माना जाता है। यह मूल रूप से निर्गाथा काव्य है, जैसा आप जानते होंगे। इसकी रचना किसने की है? विद्यापति ने। कीर्तिलता के रचनाकार है विद्यापति ने। विद्यापति द्वारा अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का यशोगान इसमें किया गया है। विद्यापति ने इस रचना में अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह का यशोगान किया है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, साथ में यह वीर गाथा काव्य है। इसके बीच बीच में गद्य का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ इसके गद्य का एक बहुत सुंदर उदाहरण देखिए। तान बेस्यन करो मुखसार मंडनते, अलक तिलका पत्रावली खंडनते। इसका अर्थ देखने बड़ा रोचक अर्थ है। तान बेस्यन करो मुखसार मंडनते, वह वेश्याएं मुख पर सार यानी लेप आदि लगाती, लेप चंदन आदि लगाती। वह वेश्याएं अपने मुख पर लेप चंदन आदि लगाती और अलकों पर कपोलों पर स्तनादि पर चंदन कुमकुम आदि के द्वारा क्या करती? वो पत्रावली यानी चित्र बनाती। अलकों पर, कपोलों पर, स्तनों पर वो चित्र बनाती। दिव्यांबर पिंधनते और दिव्य वस्त्र धारण करती, सुंदर वस्त्र धारण करती। उभारी उभारी केश पास बंधनते और उभार कर अपने केशों को बांधती। सखी जन प्रेरनते हंसी हेरनते और अपनी सखियों, अपनी दूतियों को प्रेरित करती। किसके लिए? नायक के पास जाने के लिए प्रेरित करती। अपनी सखियों को हंस हंस कर नायक के पास जाने के लिए प्रेरित करती। यहाँ देखिए सयानी विशेषताएं देखिए दी गई है उस वेश्याओं की। सयानी, लानुनी यानी लावण्यमयी, पातरी यानी पतली, पतोहरी, पतोहरी से तात्पर्य है किशोदरी यानी पतले पेट वाली, पतली कमर वाली,
पतोहरी, तरुणी, तरट्टी यानी चंचला, वन्ही, वनिता, बियफकवाणी यानी विलक्षण, विलक्षणी, परिहास पेषणी। यहाँ परिहास पेषणी से तात्पर्य है साथियों प्रगल्भा नायिका से, यानी जो परिहास करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। नायिका के 3 भेद जानते हैं आप, माने गए हैं मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। प्रगल्भा नायिका की विशेषता क्या बताई गई है? प्रगल्भा नायिका की विशेषता है कि वह अपने नायक से मुक्त रूप में बिना किसी संकोच के प्रेम का संवाद कर लेती है। तो यहाँ क्या है? परिहास पेषणी यानी प्रगल्भा, सुंदरी सार्थ और सुंदर नायिका, सुंदर स्त्री। जबे देखिए तबे मन करे, तेसरा लाग तीनों उपेक्षिया। जब देखो तभी मन करता है, जब उन्हें देखे, उन्हें उन मतलब सुंदर स्त्रियों को, उन सुंदर वेश्याओं को देखकर जब देखे तब मन करता है कि देखिए तबे मन करे, जबे देखी तबे मन करे, जब देखो तो मन करता है कि तेसरा लाग। यहाँ तीसरा लाग से तात्पर्य साथियों पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन से हैं? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ना। तो काम जो है वो तीसरे स्थान पर है, धर्म, अर्थ, काम। यानी यहाँ संकेत है किसका? जब देखिए तबे मन करे तीसरा लाग, यानी तीसरे पुरुषार्थ काम के लिए तीनों उपेक्षिया, तीनों की यानी अन्य तीनों की उपेक्षा की जा सकती है। यानी काम के आगे अन्य जो 3 पुरुषार्थ हैं, जब भी इनको देखिए तो ऐसा लगता है वो तीनों पुरुषार्थ उपेक्षणीय हैं, उनकी उपेक्षा की जा सकती है। तो साथियों ये आज आपने आदिकालीन हिंदी गद्य के अंतर्गत जो 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिनमें गद्य का स्वरूप देखने को आपको मिलता है मिला जुला, उन पर हमने चर्चा की, उनकी विशेषताओं पर चर्चा की, उनके गद्य के नमूनों पर चर्चा की। साथियों कालांतर में गद्य का जो क्रमिक विकास हुआ उसमें जैसे भी हमने देखिए ऊपर इसमें क्या है, इसमें देखा आपने कि तत्सम की प्रवृत्ति जो है बढ़ रही है। कालांतर में गद्य में क्या हुआ, ये तत्सम प्रयोग की जो है बहुलता होती है। यानी आप इसको चाहे तो जैसे देख सकते हैं उसमें बिंदुओं में तत्सम प्रयोग की बहुलता आगे होती गई। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राय अब आगे चलकर कालांतर में गद्य में विभक्तियों का लोप प्राय होने लगा, विभक्तियों का लोप हो गया। और जब भी विभक्तियों का लोप होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, परसर्गों का प्रयोग बढ़ेगा, है ना। परसर्गों के प्रयोग में वृद्धि हुई। और उसके बाद में साथियों ये जो संश्लिष्ट पदों का प्रयोग था, संश्लिष्ट के स्थान पर विश्लिष्ट पदों का प्रयोग होने लगा। और साथियों अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आगे चलकर हिंदी गद्य जो है वो स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ। तो साथियों आज हमने आदिकालीन हिंदी गद्य पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की। अगली कक्षा में हम एक ही कक्षा में तेजी से राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य पर कोशिश करेंगे कि चर्चा समाहित हो जाए, जिससे हम विधाओं की ओर आगे बढ़ें। तो साथियों एक निवेदन, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो कमेंट करके हमें बताएं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।